अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का आपको तारुफ करवा दूँ। आज सिंध ने अपना बजट पेश किया। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पर इस वक्त अपोजिशन की हुकूमत है। वैसे अपोजिशन की हुकूमत तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी है, लेकिन जो चार बड़े फेडरेटिंग यूनिट हैं उनके अंदर सिंध वो वाहिद फेडरेटिंग यूनिट है जिसके अंदर PTI की हुकूमत नहीं है। और दो अहम बातें हुई जो वफाकी बजट के अंदर जो कि हफीज़ शेख साहब ने बनाया और हमाद अज़हर साहब ने पढ़ के सुनाया। 12 जून को हमाद अज़हर साहब ने फरमाया कि जनाब सिंध का बजट जो है वो हमने कम करके 165 अरब रुपए कर दिया है। गुज़िश्ता यानी मौजूदा साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, इससे जो पिछला साल है उस वक्त 279 अरब रुपए था, 279 अरब रुपए था सिंध का बजट। अब अगर वहाँ पे भी PTI की हुकूमत होती तो वो आमन्ना व सद्दकना कहते, क्योंकि लेकिन वहाँ पे तो नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट किया और 348 अरब रुपए का बजट जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट का अपना रखा है। बेसिकली काउंट यही होता है, क्योंकि जब ये बजट या इसका कुछ हिस्सा खर्च होता है तो वो स्टिमुलस के तौर पे काम करता है मईशत के लिए, GDP की ग्रोथ के लिए। तो सिंध ने जी अपना बजट वफाक की लाइन में नहीं बनाया, और वफाक की लाइन की एक और वायलेशन उन्होंने ये की है कि ग्रेड 17 से लेके 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% और 16 से लेके नीचे अगर आ जाएं एक पहले ग्रेड तक की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है। और उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि अगर हम इजाफा नहीं करेंगे तो निजी शोबा तो बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर निजी शोबा बिल्कुल नहीं करेगा तो गुज़िश्ता साल अफराते ज़र औसत पूरा साल के अंदर 24% रही है। तो वो तबका तो मारा जाएगा ना जी, जो फिक्स इनकम ग्रुप है। बाकियों ने तो अफराते ज़र आगे ट्रांसफ़र कर देनी होती है, सिर्फ एक यही तबका होता है तनख्वाहदार जिन्होंने अफराते ज़र अपनी जानों पे झेलनी होती है। तो ठीक है, 24% अफराते ज़र रही है और उसमें से कुछ रिलीफ तो दिया ना कि पहले 10% हुकूमत आपको रिलीफ दे देती है, 12% का घाटा आप झील ले। वफाक ने तो कहा, बाकी सूबों ने तो कहा कि जी सारा कुछ आप ही चुको, असी कुछ नहीं करना। खैर, लद्दाख में जी कैजुअलिटीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है। चाइनीज़ चुप कर गए, उन्होंने ना अपनी कैजुअलिटी से इनकार किया है ना इकरार किया है। और इंडिया ने कल रात एतराफ़ कर लिया था कि उसके जो देहांत होने वाले जो सेना के लोग हैं वो फ़ौजी जो हैं वो उनकी तादाद 20 है। वहाँ पे जो आज़ाद ज़राए हैं, जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहे हैं, वो इस तादाद को 50 से ज़ायद बताते, क्योंकि ज़ाहिर है कमांडिंग ऑफिसर एवं ही तो मारा नहीं ना गया होगा जी। कमांडिंग ऑफिसर के नीचे जो है वो सैकड़ों लोग होते हैं, तो तभी बात कमांडिंग ऑफिसर तक पहुँची होगी। तो अगर हम इसको देखें तो सूरत हाल बड़ी नाजुक है। चाइना ने इंडिया को कहा है कि आप रेस्ट्रेंड रहें और अपनी औकात में रहें और मामला को एस्केलेट ना करें। बुनियादी तौर पे जो 370 वो जो भी है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने मूव की थी, उसमें चूँकि चीन भी साझेदार है, अक्साई चीन जो कि कश्मीर का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के साथ उसने एडजस्टमेंट में ले लिया था, और ले का कुछ इलाका है और इस तरह ये वो इलाका जाता है जो कश्मीर का हिस्सा है। और हमने जब उनके साथ लैंड एडजस्टमेंट की थी, अयूब साहब का दौर शुरू होते ही, जनरल अयूब खान का दौर शुरू होते ही, तो कुछ हिस्सा हमने चाइना को दे दिया था और उसके अगेंस्ट उससे लैंड जो थी वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ ले ली थी। ये हमने तबादला कर लिया था। इंडिया ने इस तबादले को रिजेक्ट कर दिया था। अयूब खान ने से वैसे बख्श दिया था, ईरान को भी बहुत सारा इलाका बख्श दिया था ना। ये जो ईरान पीछे से पाकिस्तान में घुसा हुआ है, ये बेसिकली वो इलाका है, वरना तो वो सीधी पट्टी आती थी चागी के पहाड़ों से लेके और वो जो ग्वादर तक वो सीधा ऐसे आता था जी। तो वो जो अंदर आया था ये वाला हिस्सा बख्शा था अयूब खान साहब ने ईरान को। और इस वक्त जी और मुज़ाकरात करने गए थे मूसा खान, जनरल मूसा साहब, जिनकी उस वक्त भी नेशनलिटी ईरान की थी। तो खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस वक्त जनाब कोरोना का दौरा है पूरे मुल्क के अंदर, और इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारे आज के 3 मौज़ूआत और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें।
आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब। फारूकी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर और मतीन और संजीदा सहाफ़ी हैं, जंग के एडिटर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ़, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ़ भी हैं। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे सैयद शुएबुद्दीन अल मरूफ़ चाचू। तो चाचू बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सिंध का बजट, जिस तरह सिंध ने कोरोना के ऊपर अलग पॉलिसी अपनाई थी, माशी महाज के ऊपर भी उन्होंने अलग स्ट्रेटजी अपनाने का किया है। कितनी की कीमत अदा करनी पड़ेगी सिंध को? देखिए, कीमत इसमें क्या अदा करनी पड़ेगी, ये तो अपनी अपनी पॉलिसीज़ की बात है, तरजीहात की बात है, और ये कोई सिंध हुकूमत का बजट नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी की जो अपनी सोच है और जिसका वो इजहार कर सकती है, अगर किसी और सूबे में नहीं, मरकज़ में नहीं, तो सिंध की हद तक उन्होंने इसका इजहार किया है। और जो एक रिकॉर्ड रहा पीपल्स पार्टी का हमेशा से, और जिसकी बाद में मेरे ख्याल के मुताबिक उसी रास्ते पे चलना पड़ा नवाज शरीफ साहब को भी, वो है सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करना, जो पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन में इजाफा करना। हमारी वफाकी हुकूमत ने और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने तो इस मामले में बिल्कुल हाथ ऊपर उठा लिए थे। उन्होंने तो कह दिया जनाब के ये हालात बहुत बुरे हैं और हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक ऐसे ही बस उसमें हवाले के तौर पे बता दूं, बांग्लादेश का बजट चंद दिन पहले आया। अच्छा, उसमें भी उन्होंने एक तरजीह ये दी कि उन्होंने कहा जी जो हमारी पब्लिक है, ये पब्लिक वेलफेयर बजट है। उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव उसमें रखे हैं और उसमें उन्होंने जो तरक्याती बजट है वो भी बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना की वजह से मईशत तबाह है, इसलिए हम ये करेंगे। सो पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये जो बजट पेश किया, इसमें एक तो तरक्याती अखराजात उन्होंने कम नहीं होने दिए। ठीक है। दूसरी बात ये, उन्होंने तालीम का अपना बजट बढ़ाया है। तीसरी बात यह कि उन्होंने अपनी सेहत का बजट बढ़ाया है। चौथी बात यह कि उन्होंने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया है। सो मैं ये समझता हूं कि इससे किसी पार्टी का या किसी हुकूमत का मौकफ मालूम होता है कि वो किस तरह से मामलात को डील करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारा पीटीआई का, देखिए ये भी ठीक है, लेकिन पीटीआई ने पंजाब में देखिए फाजल बजट पेश किया। अब ये फाजल बजट किस तरह से हो सकता है, डिपेंड किस पे कर रही है पंजाब हुकूमत? पंजाब हुकूमत डिपेंड करती है वो उस पैसे से जो उसे विफाकी महासिल से मिलेगा, यानी जितने विफाकी महासिल से इसका शेयर जो बनेगा उसमें जो पैसे मिलेंगे, जो पिछले साल शायद पूरे नहीं मिल सके, इस बार भी विफाकी महासिल से अगर पैसे मिलेंगे तो फाजल बजट रहेगा, वरना नजरसानी शुदा बजट देना पड़ेगा पंजाब को, जिस तरह गुज़िश्ता साल का। इसी तरह से जो सूबाई महासिल हैं, जो आपने टारगेट मुकर्रर किए, जो अहदाफ आपके हैं पंजाब में, वो अगर आप उनको अचीव करने में कामयाब हो पाते हैं तो तब आप इसको फाजल बजट पंजाब का कह सकेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो कैसे होगा फारूकी साहब, हमने 20 टैक्स अबॉलिश कर दिए हैं पंजाब के अंदर, और पिछले साल हमारा 380 अरब रुपए का लोकल टैक्सेशन का टारगेट था, जो 280 अरब हुआ है। 100 अरब रुपए उसको कम करना पड़ा। सो ये बहुत मुश्किल लगता है। एक तो ये कि पंजाब में वो जो आपके टारगेट्स हैं वो नहीं पूरे हो पाएंगे, या अगर हो भी गए तो तब ये कम है। और दूसरी बात यह कि विभाग से आपको जो पैसे मिलने हैं, जब आपको पता है कि ये जो शेख साहब ने जो बजट तैयार किया, इसके बारे में वो कहते हैं कि जनाब ये इसमें जो हमने टारगेट्स मुकर्रर किए ये अचीवेबल नहीं है, ये अभी से हुकूमत मान रही है। और अगर ये अचीव नहीं किए जा सकते, टारगेट पूरे नहीं किए जा सकते, तो फिर ये मजाक करने की भी जरूरत नहीं है। मजाक करने एक बजट है, बार बार बजट आएंगे, महंगाई बढ़ेगी, बेयकीनी बढ़ेगी, मईशत जो पहले ही डामाडोल रहती है वो सारा साल इस वजह से कि किस चीज, देखिए मैं सरदार जी ने किया सी ना, मजाक शुरू किने कीता सी। हाँ, तो मजाक शुरू हो गया ना। तो जो बात यह है, अभी हमें इस बात में सोच लेना चाहिए कि जो IMF की शराइत हैं वो महज 3 या 4 महीने के लिए एक्सेप्ट नहीं की गई। ये सितंबर अक्टूबर में बजट आना ही आना है और ज्यादा कड़ी शराइत के साथ आना है। तो उसमें आप देखें कि जो टारगेट हम रखते हैं सामने, लेकिन सिंध ने बहरहाल ये अच्छा काम किया कि उन्होंने पेंशन्स में और तनख्वाहों में जिस हद तक की भी मुमकिन है इजाफा किया, ताकि निजी शोबा जो है
वो भी कोई ये कुछ प्ली न ले सके कि जनाब क्योंकि मरकज ने, ये गवर्नमेंट ने नहीं इजाफा किया इसलिए हम भी नहीं कर सकते। सो ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि जितना भी हमें लोन के ऊपर डेफरमेंट मिली है या राहत मिली है उसकी वापसी के ऊपर, वो दिसंबर तक है पेरिस ग्रुप क्लब, लंदन क्लब की, और जो IMF की है वो हमें अगले मार्च तक मिली हुई है, और उसके बाद तो फिर हमें दोबारा उसी ट्रैक पे आना पड़ेगा। नवंबर तक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगर उसकी हाइक उनके मुताबिक जो कि 5वीं दफ़ा उन्होंने टारगेट दिया वो वाकई 13 से 16 अगस्त को हो जाती है, तो उसके बाद फिर नवंबर तक वो सबसाइड हो जाएगा। चाचू, एक नुक्ता नज़र बयान कर दिया फारूकी साहब ने। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है ताकि वो PTI को ह्यूमिलिएट कर सके। योर टेक? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी ने इस वक्त पंजाब को और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को टारगेट किया है। उन्होंने PTI को टारगेट किया। अब ये देखना है कि अभी सूबा सरहद का बजट आना है वहां पर PTI क्या करती है। उनकी एक गवर्नमेंट अभी बाकी है, लेकिन PTI ने गलती जो की थी बजट को तनख्वाहें ना बढ़ा के, उसका फायदा उठाया है इस वक्त पीपल्स पार्टी ने सिंध में। देखें, जहां तक सवाल है पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा और मकान का पहला नारा था इनका, चाहे वो मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है। ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला किसी को। अलबत्ता राशन डिपो खुले थे 70 में, आटा भी वहां से मिलता था, चीनी भी वहां से मिलती थी, थोड़ा थोड़ा मिलता था। शेर भी नहीं, छटांगों के हिसाब से पेश किया था वो उस जमाने में राशन उन्होंने। तो ये जो है, अब उन्होंने पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर में उन्होंने 145% तनख्वाहें बढ़ाई थी सरकारी मुलाजिमीन की 5 साल में, और उसके बाद वो भुगतना पड़ा था आके जनाब इसहाक डार साहब को, जिन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया था कि हम इस तरह तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते जिस तरह जरदारी साहब बढ़ा गए हैं। और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने भी बमुश्किल 10% बढ़ाई थी। ये तो लाजमी करना पड़ता है। और मुझे अभी भी 10% 5 साल बढ़ी ना, मुश्किल 10% 5 साल बढ़ी, 50% बढ़ी ना, 50% बढ़ी, वो तो 148% 50%। जबकि उसके बरक्स पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 145% बढ़ाई थी। ठीक, तो वो तो 100 डबल दुगना तो फिर भी उनसे ज्यादा हो गया ना उनका। वो पीपल्स पार्टी ने 1 साल में 145 नहीं बढ़ाई थी। ये एक पॉइंट स्कोरिंग होती है। एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर ये हक है कि उसको कि वो इस तरीके से उनको करे। अब ये देखना है कि क्या मौजूदा असेंबली के अंदर अरकान असेंबली मजबूर कर देते हैं हुकूमत को। देखिए, ये अभी प्रोपोज बजट है, अभी इसने मंजूरी होना है, इसमें तब्दीली आती रहती है। हमें वो तब्दीली भी याद है जब सैफुर रहमान की गाड़ियों के लिए अपना एक तरमीम दी गई थी, एक छोटी सी प्रपोज, और फौरी तौर पे एक जहाज कराची की पोर्ट पर लगा था, गाड़ियां रिलीज हो गई थी, और बजट जब आया था तो वो तजवीज खत्म हो गई थी। तो उसके बाद वो, लेकिन उस दौरान वो काम हो चुका था। ये काम होते रहते हैं पाकिस्तान में। अब ये देखना है कि क्या हमारी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, पंजाब है और PTI अपना KP के, क्या इनके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि ये बढ़ाने पे मजबूर हो जाएं। तब्दीली करनी है बजट में, वो करनी पड़ेगी। इनको देखना पड़ेगा कि इस तरह से ये एक इनके लिए एक बैड नेम है ये कि आपकी एक हुकूमत जो है वो एक तरफ पैसे बढ़ा रही है और वफाक पंजाब और KP के नहीं बढ़ा रहे। तो ये तीनों सूबों में एक बहुत बुरा तासर जाएगा PTI का। जी ठीक। जिस तरह आइन के अंदर किसी शख्स का नाम दर्ज नहीं हो सकता मुमताज भट्टी साहब, इसी तरह बजट के अंदर किसी कंपनी के नाम के ऊपर सब्सिडी नहीं हो सकती। और अगर आपने वो खबर पढ़ी हो कि सेनेट के कुछ जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उन्होंने गवादर के अंदर 2 कंपनियों को बाकायदा नाम लिख के कि ये रायत उनके लिए है, उसको पकड़ा है और उन्होंने कहा जी हम इसको पास नहीं होने देंगे। अगरचे सेनेट की से नहीं है फाइनेंस बिल के ऊपर कि वो उसके ऊपर एतराज़ कर सके, लेकिन उन्होंने इसको बेनकाब ज़रूर किया है। एक ये बात, और दूसरी बात यह है कि पार्लिमान की जो फैमिलीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस की जो फैमिली हैं, उनके लिए भी रायतें फाइनल हो गई हैं जी। और अगर आपको याद हो तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने जब यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में 3 गुना शायद इजाफा किया था, तो उसका बड़ा नोटिस लिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बहुत नोटिस लिया था। और नोटिस लेने का नतीजा ये निकला कि वो इजाफा वापस नहीं हुआ जी। भट्टी साहब,
ये बिल्कुल ये इस वक्त सबसे बड़ा जो टॉप ट्रेंड है इनके ऊपर तनकीद का, वो यही बन रहा है कि अरकान सूबाई असम्बली ने और अपनी मुराद में इजाफ़ा किया, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, और फेडरल मुलाजमीन को और सूबाई मुलाजमीन को जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सिंध ने 10% अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया है, और सेहत के बजट में भी इजाफा किया, तालीम के भी किया। निस्बतन बेहतर बजट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने पेश किया है। लेकिन देखिए रिजवान साहब, ये सारी वो बातें हैं जिनका उस वक्त पता चलता है जब नोटिस लिया जा रहा हो। जब नोटिस ही ना लिया जा रहा हो तो जो मर्जी आप करते रहें, कौन पूछता है? 2 की बजाय 10 कंपनियों के नाम डाल दें तो क्या हो सकता है? मतलब आप देखें, अदलिया ने आज तक सिर्फ एक मेरा ख्याल है सो मोटो या 2 लिए हैं नोटिस, और उनका भी कोई आपको मालूम ही है, जो भी नताइज आए हैं वो भी सामने हैं। तो जब चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाते हैं, जब अपोजिशन जो है वो बिलों में घुस जाए और वो उसके ऊपर बात ही ना करे जो मसाइल हों मुल्क के अंदर, और जो मुतलका इदारे हैं ओवरसाइट करने वाले, वो भी सब अच्छा की जो है वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो बस ठीक है, चलने दें, जब तक चलता है चलाएं, और जब ना चला तो वही धोती मोड़े देते कार। क्या फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, मैटर नहीं करता रिजवान रईस साहब। चीज़ें उस वक्त मैटर करती हैं जब आप चीज़ों को सीरियस ले रहे हो। ना तो आप इस गवर्नमेंट को कोई सीरियस लेता है, ना ही जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पोजीशन में रह गए हुए हैं कि वो मालूम करें कि बाहर क्या हो रहा है। तो बेसिकली आप एक ऐसी सूरत का शिकार हो चुके हैं जहाँ से अब रास्ते जो हैं वो कोई निकलते ज़्यादा आपको नज़र नहीं आते। सो इसको कहते हैं लेट लूज, कि जो होता है होने दो। तो लेट लूज में आप देखें, चलने दें जब तक चलता है। हो सकता है अल्लाह ताला करीम है, 21-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई रास्ता खुद ही पैदा कर देगा। बाकी अगर आप कहें कि कोई डिबेट करके आप इनको रास्ता दिखा दें, तो बिलीव यू मी कि ये गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट हमारी और पंजाब गवर्नमेंट, आप जो मर्जी कहते रहें और जो मर्जी इनको बताते रहें कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि नोटिस ले लें या आपकी बात को कंसिडर करें। सो मुफ्त में मशवरे देने का फायदा कोई नहीं है। जो करेंगे कल भुगत लेंगे इसको, जैसे इन्होंने लेट लूज किया ऐसे ये इनको भी कर दे। ठीक है। और रास्ता जो है वो तो मतलब देखिए 2.5 लाख के जरिए रास्ता जो है भट्टी साहब, वो तो उस्मा कारदार जो हमारे कर्नल ताहिर कारदार साहब की बेगम साहब है वो भी नहीं दिखा सकेंगे यार। तो मेरा मतलब है कि हालांकि वो पार्टी की एमपी हैं, वो भी सीधा रास्ता नहीं दिखा सकी पार्टी को। जितने देखें बहुत काबिल लोग हैं, उनको तो नोटिस हो गया ना जी, बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी और आपकी बात क्यों सुनेंगे और क्यों मानेंगे? क्योंकि वो तो खुद को अक्ल कुल समझते हैं। अब उसमें सॉरी उसमें ये है कि आप वो सिंध बजट की बात कर रहे थे, तो एक तो खबर ही आई कि आज अख्तर मेंगल साहब जो मांगे तांगे की हुकूमत है, एक दफा फिर जी उसमें वो फिर नाराज होकर चले गए हैं। मैं नहीं खेड़ता जी। शर्त लाओ पहले, इस दफा 6 अरब च गल मुकेगी या 9 अरब च? महंगाई बड़ी हो गई, 9 हो जाएगा, महंगाई बड़ी हो गई, 9 से भी ऊपर चला जाएगा काम, क्योंकि वो हर दफा इसी तरह ही करते हैं। 4 अरकान है, जो भी 2-2.5 अरब रुपए आ जाएगा, बड़ा है जी उनके लिए। वो इसी तरह ही करते हैं, पिछली दफा भी किया, फिर पिछली दफा 6 अरब में मुके थे, इस दफा देखते हैं कितने में मुकते हैं। बढ़ जाएंगे ना जी, कोविड-19 का फंड भी उधर जाएगा थोड़ा सा। ठीक हो गया। अच्छा खैर, वो मुख्तसरन ये जी कि सिंध बजट जो है ना, उन्होंने 223 अरब रुपए का जो तरक्याती प्रोग्राम है वो दिया है उन्होंने सिंध के बजट में। और उसमें सबसे अच्छी बात ये की उन्होंने कि हेल्थ का जो बजट था वो 120 अरब था पिछले साल, उन्होंने वो बढ़ाकर 139 अरब रुपए कर दिया है कि जी उसमें चूंकि ये बीमारी गैर है, उसमें लोगों को नहीं मालूम है। 130 से 139 किया जी, 120 से 139 अरब कर दिया। 140 समझ लें आप, 121 था, उसको 19 अरब रुपए का इजाफा कर दिया है। इसी तरह उन्होंने टोटल जो बजट था जी 1241 अरब रुपए का बजट है, जिसमें खसारा 18.38 अरब रुपया है। अब उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि 3 अरब का कोरोना फंड जो उन्होंने कायम किया हुआ है, उसमें उन्होंने टेस्टिंग फैसिलिटी जो है रोजाना की बुनियाद पे वो 11,450 कर दी हुई है। सही। हमें सिर्फ पंजाब में सिर्फ सिंध की टेस्टिंग कैपेसिटी एक तरफ और पूरे पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी एक, आधी भी नहीं हुई, आधी भी नहीं है। इस पे वैसे अगले सेगमेंट में आप करेंगे बात, लेकिन यह है कि बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा मुतवाजन बजट दिया। और सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी है उनकी
कि जी आप किसी तरफ से अपना बजट कम करके ठीक हो गया। सरकारी मुलाजमीन की जरूर बढ़ानी चाहिए थी। द रीजन इज कि उस पे राद अली शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी अगर हम ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही इस्तेसाल करता है हर चीज पे, बिल्कुल तो वो क्यों बढ़ाएगा हमारा वो जो है तनख्वाहें प्राइवेट लोगों की क्यों बढ़ाएंगे जो प्राइवेट नौकरियां लोग करते हैं। तो उन्होंने अगर 5% बढ़ाई है 17 से 22 तक और पीछे 10% यानी ओवरऑल 10% ही समझ लें आप, तो उन्होंने बड़ा मुनासिब इकदाम किया है। और बाकी सूबों को इसके ऊपर ये तजावीज़ हैं, बिल्कुल ठीक है, शवाबुद्दीन साहब ठीक कह रहे थे, जाहिर है उन्होंने हुकूमत के साइड लेनी होती है, वो उनको बाकी लोगों को ये तजवीज़ मान लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने टैक्सेशन थोड़ी सी कम कर दें, एक्साइज का वो जो टोकन टैक्स गाड़ियों का लेते हैं वो कम कर दें, पेट्रोल के अंदर लेवी कम कर दें, वो 10% इधर से कर दें जनाब, इसमें कोई हरज नहीं है। सरकारी मुलाजिम, वैसे मैं आपसे अर्ज करूं, ये उम्मुल खबाइस है, उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा लें जितनी वो इस्तेमाल होती है, ठीक है, और उसको डाइवर्ट कर दे मुलाजमीन की सैलरियां, सैलरी में इजाफा की बात क्यों सुनेंगे। मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि जिस वक्त अकल बट रही थी हम वहां पे धरने में बैठे हुए थे। सर उम्मुल खबाइस के ऊपर टैक्स रिडक्शन के लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है जदीद रियासत मदीना की हुकूमत ने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि सस्ते दामों मिले। बटी साहब बस कर दें, आप ब्रेक लेनी है, सेगमेंट का वक्त जो है वो ओवर हो गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो लद्दाख पे बात करेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कल जब हम इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस वक्त तक इत्तला ये थी कि भारतीय सेना के 12 अफराद जो हैं वो देहांत हो गए, लेकिन रात को फिर डेवलपमेंट हुई, फिर NDTV ने इसको जो है वो कंफर्म किया और फिर ऑफिशियली भी कह दिया गया कि जनाब हमारे 20 अफराद जो हैं, 17 मज़ीद जो ज़ख्मी हुए थे वो भी जो हैं वो चरणों में पहुंच गए, भगवान के चरणों में पहुंच गए, तो 20 हो गए। जबकि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो हुकूमत की इस बात से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो चूँकि अवाम को हाइप कर चुकी थी तो डी हाइप करने में वक्त लगेगा, तो कैजुअलिटीज़ की तादाद 50 से ज़ायद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेगी। फारूकी साहब, इससे तो मैग्नीट्यूड बड़ा होता जा रहा है। चाइनीज़ की तरफ अगरचे इंडियन कह रहे हैं कि 40 अफराद मारे हैं हमने, लेकिन चाइना खामोश है और उसके कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है कि जहाँ से हमें पता चल सके। लेकिन कुछ ज़राए का कहना है कि जी 5 चाइनीज़ भी जहाँ भाग हुए हैं। अगर हम इसको इसी फेस वैल्यू पे ले लें तो 55 अफराद की कैजुअलिटी जो है एक बड़ा इवेंट है सर। सर, जो इंडियन फौज की जो बांदर परेड हुई है, बल्कि लितर परेड हुई है, इसको सीरियस बात करना है या नहीं जैसे जनाब का जो मजा नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा मजा आया। कैसे? बंदा जब मरता है ना कोई, तो उसका अफसोस बहुत होता है, लेकिन जब कोई खुद मरने पर तुला होता है और इस तरह बुरी मौत मारा जाता है, और जिस तरह मोदी ने उनको मरवाया है, ये आपको पता है जो पिछला उनका आर्मी चीफ था ये क्या बोंगियां मारता था कि 2 महाजों पर जंग करने की हमने तैयारी, अब भी उनका वो बन गया, वो सेंट्रल कमांड का कुछ चीफ बन गया। जी जी जी। तो अब उसका ये ख्याल था कि जी अब हम, हाँ जी, तो उसका ये ख्याल था कि 2 महाजों पे लड़ने की भारतीय फौज में ताकत आ गई है। किधर गई वो ताकत? अच्छा, और फिर इतनी बोंगियां थी, और अगर उनका मीडिया कभी देखें और उनके चैनल्स देखें ना, तो यूं महसूस होता है जैसे पागलों के ग्रोह बैठे हुए वहां। नहीं, वो तो अर्नाब गोस्वामी को तो खैर जर्नलिस्ट नहीं सिर्फ वो नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कुछ NDTV को भी तो देखा था सिर्फ ना, उसकी बात नहीं है, संजीदा भी तो है। उनके बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, नहीं उनके बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो मुसलसल अपनी कंट्रोल लाइन को और LAC को दोनों पे उनकी एक फोकस करके उसकी कवरेज जारी रहती है, और उस पर वो बताते रहते हैं। कभी आप चाइनीज फौजियों के बारे में उनकी लैंग्वेज सुने, कभी आपने पाकिस्तानी फौजियों के बारे में, टीवी नहीं गा तो वाला आप टीवी नहीं गा नहीं, हम देखें, फिर भी मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी होता है वो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो तहजीब के दायरे में रहती हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरह से भारत में ये एक उन्होंने बना दिया था मामला कि जी हमने बालाकोट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जिस तरह उनकी पिटाई हुई है ना, अगर वहां पे वाकई फायर नहीं हुआ तो मैं हैरान हूं। आप देखिए, एक आर्मी चीफ, बहुत बड़ी खौफनाक साबिक आर्मी चीफ, उसने कहा कि अच्छा 1-2 इसमें मुहावरे सुन लें।
जो साबिक आर्मी चीफ वो कहते हैं चीनी जो हैं ये रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आती उनकी वो किधर जा रहे हैं। ठीक है। और सुनजू के बारे में जो कि चाइना का जो वारफेयर का जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उसके बारे में ये है कि अपने दुश्मन को मतलब आप अंगेज भी रखो और कोई नुकसान किए बगैर आप उस पर फतह भी हासिल कर लो, लड़ाई किए बगैर। तो ये दोनों काम वहां पे हो गए हैं। इसके असरात जो हैं मैं ये समझता हूं कि अभी हमें शायद उतने वाजे नहीं है। एक तो यह है कि पूरी कश्मीर की जो पॉलिटिक्स और पूरी रीजनल पॉलिटिक्स जो है, इस पर बहुत ज्यादा इसके असरात आएंगे। चाइना किस हद तक अंदर घुस चुका है, चाइना किस हद तक भारत को नुकसान पहुंचा चुका है, भारतीय मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय फौज बताने के लिए तैयार नहीं है, और चाइनीज अपनी फतह के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। जो कल मैंने एक परेड जो है जो इंडियन मीडिया ने दिखाई कि इस लड़ाई के बाद, इस वाकये के बाद चाइनीज फौज किस तरह से वहां अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए है, उससे यूं महसूस होता है कि चाइना अभी मजीद आगे बढ़ेगा और चाइना मजीद इलाके पे कब्जा करेगा। और भारतीय फौज की जिस तरह ठुकाई हुई है, जिस तरह से ठुकाई हुई है, चीन तो गयो, अब लद्दाख भी गयो। हाँ, ठीक है, तो लद्दाख भी गयो। जो कुछ उनके साथ हुआ है, ये मेरा ख्याल है मामला मजीद अभी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। चाचू, ये जो इस वक्त हाइप की हुई है इंडियन मीडिया ने अपने लोगों के लिए और खासतौर पे उन्हें पागल बना रखा है, मुझे तो लगता है कि लद्दाख भी गए हो और बाकी भी इलाके गए हो जो कि मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन हमने चाइना को दे दिए थे वो 58-59 के जो लैंड सेटलमेंट के तहत। उन्होंने भी हमें इलाका दिया था और उन्होंने भी हमें एक्सचेंज किए थे। तो इंडिया इसको नहीं मानता, तो वो कश्मीर के ऊपर अपनी पूरी सॉवरेनिटी स्टैब्लिश करने गया था। तो अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे वो हो, ब्लडी क्लैश हो, हाथी असले से एक दूसरे पे हमला हो? मुझे आपको याद होगा, बल्कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि जंग में जब असला खत्म हो जाता है तो फिर बैटन वार होती है, यानी कि संगीनों से, बंदूकों के आगे जो उस राइफल के मुंह पे संगीन लगा के लड़ते हैं। अब इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये बैटन वार है। इसका मतलब है कि ये इनसे क्या असले में से इनसे गोलियां निकल, एमुनिशन निकाल के रख लिया गया है और इनसे ये कहा गया कि आप डंडों से और अपना संगीनों से लड़ें। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि ये इस वक्त एक ऐसी लड़ाई, ना इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने कोई गोली चलाई है, ना चाइना की तरफ से। तो ये उनके पास डंडे हैं, चाइनीज के पास डंडे हैं ना, डंडे हैं उनके पास, डंडों से मारते हैं। उस डंडों से मतलब है खौफनाक संगीन होती है। डंडे की जुबान समझते हैं। संगीन का जो जख्म है वो तो खंजर की तरह गहरा होता है ना, उसमें तो पूरा जख्म लगता है। तो ये अब ये जंग संगीनों पर क्यों आ गई है, मुझे अभी तक इसकी वजह समझ नहीं आई कि दोनों मुल्क एमुनेशन के इस्तेमाल से किस लिए नहीं। वहां पे एग्रीमेंट है चाचू, वहां पे दोनों हुकूमतों में एग्रीमेंट है कि हमने वेपन इस्तेमाल नहीं करना, असला इस्तेमाल नहीं होना। ठीक हो गया। नहीं तो फिर संगीन जो है वो भी असले का हिस्सा ही है ना, उसी का बैटन वार लिखा जा रहा है बकायदा। अपना ब्रिटिश जो अपना मीडिया है उसने बैटन वार भी लिखा है इसको। हाँ, लेकिन तो वो वाला बैटन नहीं है जी। ठीक हो गया, ठीक। बेनेट वार नहीं है ऐसे। ठीक। ठीक चले। बेहल ये बात ये है कि अब इंडिया इससे जो है वो एक वक्त बहुत सारी जगह पे फंस गया है। और मतलब है नेपाल ने भी अपना जो नक्शा है वो कौमी अपनी असेंबली से मंजूर करा लिया है कि ये हिस्सा जिसपे इंडिया का दावा है ये हमारा है, ये उनका नहीं है। उन्होंने अपना नक्शा सीधा कर लिया है। और जो नेशनलिटी का इशू है, इमिग्रेशन का, उस पर बांग्लादेश के भी है। पाकिस्तान के साथ एलओसी पे कल फिर फायरिंग हुई है, कल फिर एक शख्स पाकिस्तानी शरीफ जख्मी हुआ है। इंडिया बैक वक्त चुमुखी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या इंडिया को ये खदशा नहीं है कि ये जंग जब फैलेगी तो वो इसका अहल नहीं है कि वो इतनी बड़ी चुमुखी लड़ाई लड़ सके। इंडिया ने कल का जो आला सतही कल जो मुलाकात हुई है और जिसमें सारे जर्नल इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, फौजी क़यादत इकट्ठी हुई है, इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें खदशा है कि एलओसी पे या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे खदशा ये है कि हम इंडिया चाइना की तरफ से जो शिकस्त है उसका तवज्जो उठाने के लिए स्केपगोट पाकिस्तान को बनाने की कोशिश ना करे। क्योंकि अमेरिका खुद भी इस वक्त चाइना के साथ जनूबी चीन के समुद्र में
आई बॉल टू आई बॉल है, उधर भी चर्चा चल रहा है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अमेरिका ने अपने कोरोना की जो सूरत हाल है उससे भी नजरें हटानी है, और अमेरिका का हिस्सा इलेक्शन भी है। बिल्कुल ठीक है, चीजें कहीं और भी हो रही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा इसके साथ। बिल्कुल ठीक है। अपना मुमताज भट्टी साहब, देखिए रिजवान साहब, एक तो जो हमारी अक्सर तजज़िये होते हैं वो हमारी ख्वाहिशात के असीर होते हैं, और जो हम चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए तो वो हम बोल रहे होते हैं कि जी आगे ऐसा होगा। देखिए ये जो वाक़या पेश आया, इसमें ये जो बिहार राइफल्स के CEO हैं संतोष साहब, ये अपने जवानों के साथ जाके चाइनी कैंप में घुसे और वहाँ पे बंदे भी मरवाए और ख़ुद भी मारा गया। और ये चीज़ जो इंडियन हैं ये इसको अब आहिस्ता आहिस्ता एक्नॉलेज कर रहे हैं, और चाइनीज़ के पास इसके प्रूफ हैं। और आज जो फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल्स की सतह के ऊपर इनकी जो बातचीत हुई है, उसमें दोनों ममालिक ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डी एस्केलेशन के ऊपर जोर दिया है और एग्री किया है कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाएगा। अब ये उस शख्स की फ़ौज या मुल्क जो है वो ये कर रहा है जो कि आपको मालूम है कुछ अर्सा पहले हर जगह खड़े होकर कहा करता था मैं घुस के मारूंगा, घुस के मारेंगे, ये कर बेवकूफ़। और ये जितना इसको हमने मोदी को बेवकूफ़ बना के अपनी आवाम के सामने पेश किया ना, हमारे लोग इसको वाकई अब बेवकूफ़ समझने लगे। हालांकि ये बेवकूफ़ नहीं है, जिधर से इसको पता है मार पड़नी है उधर इसने लड़ाई नहीं लड़नी है। दरिया बुर्द अभी तो लाशें ही नहीं मिली, लाशें ढूंढते फिर रहे हैं वहाँ से जो दरिया में गिरे या फेंके गए। तो देखिए एक्चुअली इसका सारा जो हाइप क्रिएट करके रीजन के अंदर बिल आखिर इसने पाकिस्तान की तरफ रुख करना है, और वैसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले भी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। उसने तो उधर लड़ लिया, घर में लड़ रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद हो रही है। हम एक ही काम कर रहे हैं कि हम अपने घर में लड़ रहे हैं और इसके ऊपर हम पूरा फोकस्ड हैं। हमें ये घर की लड़ाई ख़त्म करके अगर तो हमने चीज़ों को बेहतर बनाना है। देखिए इसको मालूम है कि चाइना के साथ इंडिया को किसी सूरत जंग जो है वो अफोर्डेबल ही नहीं है, और वहाँ पे आप ये रौला शला क्या डाल रहे हैं, मैक्सिमम क्या करेंगे, एक आध दिन बाद जो है ना वो कोलामियाँ जारी करेंगे, चाइनीज़ मसनूआत का बाइकआउट करें, ये करें वो करें, और उसके बाद रफा दफा हो जाएगा। ना ये वो एरिया क्लेम करेंगे, बिलीव यू मी, जो एरिया उनके पास चला गया हुआ है ये छोड़ देंगे, और ना ये उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। इनका सारे का सारा जो फोकस है वो हमारी साइड के ऊपर है, LOC के ऊपर है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है। और जब भी कोई मसला होगा ये पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे। हमें अपने लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि हमें सोचना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है। ये ब्लेसिंग है कि चीन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और हमें टाइम मिल गया, और इस टाइम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जो अंदर की चपकलिश है इसको ख़त्म करके कंसंट्रेट करना चाहिए बतौर नेशन कि हमने इसका कैसे मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब आप कैसी बातें करते हैं, साहब रोक दें हम अपोजिशन को गिरफ्तार करना रोक दें, आप कैसी बातें करते हैं। कल बड़ा लतीफ़ा हुआ जी जब भारतीय टीवी के ऊपर एंटी चाइना जो वो चल रहे थे ना, वो बख्शी साहब मुझों वाले, तो उसके नीचे लिखा हुआ था पावर्ड बाय वीवो मोबाइल, और वीवो जो है वो चाइनीज ब्रांड है। यानी कि भट्टी साहब चाइना के ब्रांड से ही वो स्पॉन्सर करवा के एंटी बाइकआउट चाइना जो थी वो नशरियात कर रहे थे। क्या दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, जैसे भट्टी साहब ने कहा, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उनका एक्चुअल मकसद भारत ने कभी भी पाकिस्तान को ना तस्लीम किया है ना वो करेगा। उसका ख्याल यही है जी कि पाकिस्तान के साथ मैं हल्की फुल्की लड़ाई रखूँगा तो ये दब दुब के रहेंगे मेरे से। अब वो वक्त गुजर चुका है, अब तो वॉरफेयर किधर की किधर चली गई। अब तो कमरों में बैठ के और बॉम्ब के बटन दबाएं तो वो किधर का किधर ड्रोन निकल जाता है, सारा कुछ हो जाता है। यहाँ से बंदा यहाँ वो इलाका गैर में होता है तो वो उसको आप ड्रोन यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। तो इंडिया की जो गलत फहमी थी ना, वो असल में लद्दाख में उनको ये थोड़ा सा लगा कि शायद ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। वो बेवकूफों की तरह पहुंचे ही नहीं। वो थ्री इडियट्स की वो फिल्म वहीं पे बनी है, लद्दाख में ही बनी थी वो। अच्छा। 3 इडियट्स। तो इसमें एक ही इडियट है उनके पास, वो उनको मरवा रहा है। दूसरा इडियट उनका वो साबिक जो फौजी चीफ है, पता नहीं वो बिपिन रावत के बिपिन रवात उसका नाम, पता नहीं क्या वो बंदा है, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि भाईजान ऐसे नहीं। बिपिन रावत को फारग करने की बातें हो रही है इंडियन मीडिया में। वो बिल्कुल ठीक है, वो फारग वैसे ही फारग है, उसको 60 साल से ऊपर बाबा जी हैं, उनको वैसे ही घर बैठ के कोई
वो आरती उरती जो वो उतारते हैं अपने वो खुदा की, वो उतारें। इनका तो काम ही नहीं रह गया। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसको बस उनको ये नवाजा गया। लेकिन बात यह है कि भारत की जो है ना उस इलाके में उसको हमेशा मारी पड़ी है। ठीक है, अब 62 से उठा लें, हिस्ट्री ये साबित करती है कि जब भी उसने चीन से पंगा लिया है, चीन ने उसकी खूब लितरॉल, जिस तरह फारूकी साहब कह रहे थे, टका के की है। और उसके बाद गिना है एक। मारे हैं 1000 और गिना है एक। उन्होंने कहा जी हम 1 से शुरू करेंगे, आप गिन लें 1000 पूरा करें अपना। बिल्कुल ठीक। अभी भी वो जो कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं जी कि हमारे 2 मरे हैं, 4 मरे हैं या 10 मरे हैं या इतने मरे हैं। इनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं। चाइनीज बहुत तेज हैं इस मामले में, वो नहीं छोड़ने वाले। ठीक। उनका जो डंडा है ना, वो डंडा चाइनीज नहीं है, वो काम करता है। और ये रंजीत साहब, ये बिपिन रावत जो है ना जी, ये बेसिकली पॉलिसी मेकर ये था दोनों महाजों पे जंग का। और ये जो बात करता था ना कि हम चाइना फ्रंट वार की जो पॉलिसी है उनकी, उसका वो बनाने वाला ये शख्स है। बिल्कुल। और मरवाने वाला भी यही शख्स। बिल्कुल ठीक। इंडिया ने जी एक दफा फिर उसमें अमित शाह और अजीत देवल को, अमित शाह और अजीत देवल को आप माइनस नहीं कर सकते। ये जो वार स्ट्रेटजी थी मोदी के अंडर 2 फ्रंट वाली, ये इस पूरे टोले की तश्कील करता है। पूरे टोले पहला इनका बाउंस हो गया है चाइना वाला। ठीक है, ठीक है। इस वक्त ये जो है और भी बहुत सारी बातें इस पे हो सकती हैं, लेकिन सेगमेंट का वक्त जो है वो ओवर हो गया। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना की। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। और इस वक्त जो है भट्टी साहब, लॉकडाउन हो गया कोरोना का। भाई साहब बहुत मजे का लॉकडाउन है जी। आपके घर के आगे से बंद है और आपके घर की पिछली जो गली है उसमें सारा कुछ ही चली जा रहा है, सारी ट्रैफिक चली जा रही। मेन रोड सारी खुली है लाहौर में। यार ये लाहौर में हुआ है? लाहौर में है जी। अच्छा। उसमें डिफेंस में थोड़ी सी सख्ती इसलिए देखी गई कि वहाँ शायद वो चूंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, ऑर्गेनाइज्ड लिविंग है ना, स्ट्रीट्स जो हैं, स्ट्रीट्स हैं वो बंद की जा सकती हैं। बाकी लाहौर में सारा कुछ उसी तरह है, गलियों में लोग बैठे हुए हैं, सारा कुछ चल रहा है। गाड़ियों में अगर आप निकलना चाहें तो वो पुलिस वाले को आप कहते हैं तो पुलिस वाला कहता है अच्छा जी जाओ जी, और वापस आए तो पुलिस वाला कहता है अच्छा जी आ जाओ जी। तो लॉकडाउन किस चीज़ का लॉकडाउन है? और वो वज़ीर सेहत जो है वो उसी तरह ही कह रही हैं जी कि उनसे बड़ा लाहौर का कोई खैर खा नहीं है। जो उन्होंने खैर खाई ईद पे की है और अभी भी जो कर रही हैं, इससे बेहतर था कि वो ना करते। आज भी लाहौर में मरीज़ों की तादाद कोई तकरीबन 4-5 हज़ार से बढ़ गई, और जो अमवात है उनकी तादाद भी आप देख लें पूरे पाकिस्तान में मिला लें तो मेरे ख्याल 130 क्रॉस कर गई है। ये क्या चाह रहे थे? यही कुछ चाह रहे थे कि यही कुछ हो, हर बंदा जो है वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद अद्वियात वाला जो मामला है, रईस साहब मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जो अद्वियात हैं वो ये नहीं जिसका नाम लेते हैं ना, जिस दवाई का, वो महंगी हो जाती है। उन्होंने एक दवाई का नाम लिया है, वो दवाई 8,000 से बढ़ते बढ़ते वो पता नहीं 5-5.5 लाख पे एक डोज पे चली गई। अब 25-26 लाख का गरीब आदमी कहाँ से लगवाएगा? उसके बाद ऑक्सीजन का नाम लिया इन्होंने जी कि ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर जो 250-300 रुपए में था वो 25-26 हज़ार पे चला गया है। सही। और ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ? अगर हमें वैसे ही बता दें कि जी साढ़े दे बिल्कुल नहीं तुसी रहना, बल्कि बिल्कुल ही नहीं रहना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चले जाओ हथों, जो हम कर लेंगे बंदोबस्त, जो मर्जी कर लो, साढ़े ते नहीं रहना। मुमताज भट्टी साहब, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? देखिए, ये हम काफ़ी दिनों से तनकीद कर रहे थे इस बात के ऊपर, जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो जो कह रहे थे मुसलसल के जी आप ख़ुद जो है वो करें एहतियात और हमारे ऊपर जो है वो तकिया ना करें। ये बेसिकली अब रियासती पॉलिसी बन गई है। रिजवान रईस साहब, आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी हुआ है, आलमोस्ट 3-4 लाइन उसमें भी यही कहा गया कि हर शख्स अपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करे और कौमी सतह के ऊपर जो है ना हमें इस पे हर इंडिविजुअल को, हर फर्द वाहिद को जो है वो इसके ऊपर जो है वो मलूज़ खातर रखनी चाहिए, जो इसकी आपको पाबंदियाँ करनी हैं। तो बेसिकली ये रियासत की पॉलिसी है। अब इसमें आप जो मर्जी करें, जो माइनस हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो फिर नेक्स्ट सिनेरियो का हिस्सा बन जाएंगे। अब उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बैठ के क्या कह सकते हैं हम? जब रियासतें जो है वो और हुकूमतें इस सतह पे जाके बात करें तो फिर छोड़ देना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक हो गया। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए अपना खालिद फारूकी साहब,
अगर आपने लॉकडाउन करना था, बड़े स्मार्ट, बड़े सिलेक्टेड, जो भी छोटा बड़ा लॉकडाउन जो करना था, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी ना। आप दवाइयाँ पूरी तरह स्टोर कर लेते। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स के अंदर, बल्कि मार्केट में भी नहीं मिल रही। बहुत सारी दवाइयाँ जिसका हमारी वज़ीरे जो सेहत हैं वो जिक्र करती हैं टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से, और वो चीज़ें जो हैं वो हज़ार गुना महंगी हो जाती हैं। वो बाद में पता चलता है वो बात घूम फिर के उन्हीं की तरफ वापस आ रही है। देखिए, दो बातें, और मैं दो इसी पर यकीन रखता हूँ कि इस हुकूमत के दौर में कन्फ्यूजन और बैड गवर्नेंस, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसने इस वबा को इतनी तबाहकुन बना दिया है जिसका अब कोई रोकने वाला कोई नहीं है। आप देखिए ना कि कन्फ्यूजन डे 1 से है। ज़ुकाम से शुरू हुआ, कभी इससे शुरू हुआ कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक अमवात नहीं हुई, जो हम समझते थे इतनी हो जाएंगी उससे हम बचे हुए हैं। फिर जो कुछ भी इस बारे में कहा गया, कन्फ्यूजन और मुसलसल कन्फ्यूजन, और लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन के नाम पे फिर एक मजाक। और फिर तीसरी बात यह है कि जो मेडिसिन है और ज़रूरत की कोई भी चीज़ जो है वो ना मिलना जो है, इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में जो सूरत हाल है वो हमने देख ली। आप मेडिसिन लेने के लिए चले जाएं, वहाँ भी यही मामलात हैं जो अभी भट्टी साहब बता रहे थे। सो ये सरकारी अपना फारूकी साहब माजरत चाहता हूँ, सरकारी की सूरत ये है कि 105 डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स पिम्स हॉस्पिटल के सिर्फ एक हॉस्पिटल के बीमार पड़े हुए हैं, और जो बीमार पड़ता है उसे कहा जाता है आप घर में क्वारंटाइन हो जाएं, उधर भी जगह नहीं है। भट्टी साहब, आपको पता है कि जब ये आला हुकाम हमारे, जिनमें गवर्नर पंजाब भी शामिल थे, जब ये एक सरकारी हॉस्पिटल में गए तो इन लोगों ने जो मास्क लगाए हुए थे वो तो बड़े कीमती थे, N95 जिसको कहते हैं वो थे, और जो डॉक्टर्स के पास मास्क थे वो ऐसे गैर महफूज मास्क थे जिसमें वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकते थे। ये हमारी सूरत हाल है जिसकी वजह से हमारा तिब्बी अमला जो है बीमारियों का शिकार हुआ है, और ये हमारा ऐसा एक नुकसान है जिसको हम कोई भी कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत कन्फ्यूजन ना फैलाए, दो अमली का मुजाहरा ना करे, अगर लॉकडाउन करना है तो करें, नहीं करना तो फिर आप ये फिर क्यों मजाक फिर क्यों कर रहे हैं? फिर आप जगह जगह, जैसे अभी अरसलान भट्टी साहब कह रहे थे कि वहां पे आप एक गली खुली हुई है, फ्रंट से उसका रास्ता बंद कर दिया और बैक से लोग आ जा रहे हैं। तो इसमें जब लोगों को इस तरह आप मरवा देंगे, जब आप कहेंगे कि जनाब ये शख्स महफूज है, ये भी महफूज है, और वो एक्चुअली महफूज ना हो, तो वो बीमारी के फैलाव का सबब बनेगा। इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए, और बुज़दार साहब को खैर ये समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझेंगे भी नहीं। जो उनकी मिनिस्टर हैं वो भी इस बारे में वो क्या कर सकती हैं? जब पंजाब हुकूमत एक रिपोर्ट देती है, तजावीज देती है, और प्राइम मिनिस्टर उसको अंडू कर देते हैं 1 सेकंड में, तो कोई भी शख्स क्या कह सकता है? बिल्कुल। जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास थी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। ये एक बड़ा पुराना पंजाबी का मुहावरा है जिसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया है। क्यों चाचू? मेरा ख्याल है इससे बेहतर वो था कि रोटी गूंद, अपना आटा गूंदनी हिलनी क्यों है। अच्छा। तो बात ये है इस वक्त के ये एक ऐसी वबा है अपना रजी साहब, जो पहले कभी आई थी तो उसकी मिसाल तकरीबन 100 साल पहले की है। हमने इंसानी नजर ने ये बीमारी नहीं देखी थी, इस बीमारी का अंदाजा भी किसी को नहीं था। जब ये आया, सब 1918 में आई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। जी ठीक है, 1918 तभी की बात कर रहा हूँ। 1918 1920 तक जब 5 करोड़ इंसान मारा गया था, उस वक्त की आबादी का तखमीना लगा लें और आज का अंदाजा लगा लें। आज तो आबादी बहुत ज्यादा है, और फिर ये कि आज बेशुमार अद्वियात और एक मेडिकल साइंस जहाँ पहुंची हुई है वहाँ बहुत बेहतरी की तवक्को थी। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि अब तक जबकि 5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, तो ये अभी भी कोई दवा, कोई चीज ऐसी कहीं भी नहीं है। अब पाकिस्तान में एक डॉक्टरों ने प्लाज्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी प्लाज्मा लगा लेंगे, तो आप यकीन करें वो लोग जो सेहतमंद हुए हैं वो अपना प्लाज्मा बेचने के लिए इतना महंगा बेच रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है। हम लोग असल में अब अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग सिर्फ अपना जेब देखते हैं, और उसका अगर आप, मैं माजरत के साथ आपसे कहूंगा, जो बुरा ना मनाए, तो ईद पे जो सूरत हाल हुई उसकी जिम्मेदार हमारी आला अदलिया है, जिसने कि दुकानें और प्लाजे खोलने का हुक्म दिया था। मैं इसको भी शामिल करूंगा। अकेला सबको हुक्म मत दें,
हुकूमत बाला अदलिया के हुक्म पे वो बड़े बड़े प्लाजे खोले गए थे। उनको चाचू उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, आला अदलिया के सामने विफाकी हुकूमत ने गलत इंफॉर्मेशन रखी। और भाई तो फैसला किसका था? फैसला तो उन्होंने करना था ना। सारी दुनिया जो रो रही थी, डॉक्टर चीख रहे थे, सब चीखे मार रहे थे, वो उनको नजर नहीं आ रहा था। वो एक इत्तला दे दी गई, उनको वो मान लिया। उस पे अपनी अकल क्या कहती है? मुझे आपको नजर नहीं आ रहा था। मैं और आप जो बोल रहे थे कि इतने लोग मर जाएंगे अगर हमने ये किया, वो नहीं किसी ने सुनाई दिया। चाचू आखिरी मिनट से गुस्सा काट लो। सुनाई दी। शुएब साहब, प्लाज्मा जो है प्राइवेट लैब 3-3 लाख रुपए में बेच रही हैं। ठीक है, और प्राइवेट लैब आपको पता है किन की है? वो प्लाज्मा कहाँ से और आता उन है? पैसों से हमने उम्रा करने जाना है। चलिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। चाचू का गुस्सा नहीं उतर सका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारी एक भांजी हैं जी, वो डॉक्टर हैं और वो फ्रंट लाइन में, उन्हें कोरोना हुआ। वो ये तोहफा लेके घर में तशरीफ़ लाई और उनकी नानी अम्मा को भी हो गया, उनसे उनके पूरे वालिद साहब को भी हुआ, बहन भाइयों को भी हुआ। वो सारे विद ड्यू पैसे रिकवर कर गए, लेकिन नानी अम्मा अल्लाह के पास चली गई। और लेकिन यहाँ तक कहानी जो है वो एक दुख की बात है। इससे आगे जो कहानी है वो ये है कि वो दोनों जो उसके वालिदैन हैं वो गए और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। और वो जो लैब के एक्सपेंसेस हैं जो 30,000 रुपये लेती है प्राइवेट लैब प्लाज्मा कन्वर्ट करने के, वो भी उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। और वो जो है वो अब वो प्लाज्मा 4 या 6 अफराद को आगे लगा और वो लोग उन्हें ढूंढ ही रहे थे और वो वहाँ से गायब भी हो गए, अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ गए। कितनी की बड़ी बात है। हम बुरी बातों का जिक्र करते हैं कि प्लाज्मा इतने का बिक रहा है, हम ऐसे लोगों का भी जिक्र करें कि जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपनी फ़ीस भी खुद अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।